हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एग्ज़ाम डिप्लोमेंट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा 2024 यानी जो एग्ज़ाम बिहार पुलिस का अगस्त महीना से होने वाला है उनके लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का सवाल करेंगे। और दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस क्लास का PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और देखिए दोस्तों, आप लोग इस पूरे क्लास को देखिएगा और वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा, क्योंकि जितने भी सवाल हैं सभी सवाल बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का पहला प्रश्न है कि पंजाब में कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि पंजाब में कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो गया भगत जवाहर मॉल। भगत जवाहर मॉल को पंजाब में कूका आंदोलन के संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों, यह किस नाम से विख्यात थे। तो सियान बाबा। सियान बाबा किसे साहब के नाम से किसे जाना जाता है। तो भगत जवाहर मॉल को। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 2 नंबर प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। और दोस्तों, वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 280 अनुच्छेद में। और किस भाग में किया गया है। तो वित्त आयोग का चर्चा भाग नंबर 12 में किया गया है। और दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो केसी नयोगी थे। और दोस्तों, हम लोगों का 3 नंबर प्रश्न है। हम लोगों का 3 नंबर प्रश्न है कि संविधान में संशोधन प्रक्रिया कितने प्रकार से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि संविधान में संशोधन प्रक्रिया कितने प्रकार से की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से। यानी संविधान में किसी भी विधेयक पर संशोधन करना है तो उसे कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो 3 प्रकार से। और दोस्तों, संविधान में संशोधन प्रक्रिया की चर्चा किस भाग में किया गया है। तो भाग संख्या 20 में। और दोस्तों, किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 368 में। और दोस्तों, हमारे देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो और दोस्तों, हम लोगों का 4 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को विशेष प्रावधान के साथ नया राज्य बनाया गया। यानी दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड है न उनको माने राज्य बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 12वें संविधान संशोधन। 12वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था। तो 1962 में। उसी समय में नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया था। और दोस्तों, नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया था किस आर्टिकल के तहत। तो 371 के आर्टिकल के तहत नागालैंड को भारत के राज्य बनाया गया था। और दोस्तों, हम लोगों का 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर हम लोगों का प्रश्न है तो अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज प्रदान करना। यानी अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज प्रदान करना। और दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो 2000 में। 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत हुआ था। और दोस्तों, हम लोगों का अगला 6 नंबर प्रश्न है कि अरावली की पहाड़ियाँ के पश्चिम दिशा में कौन सी नदी निकलती है।
चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि अरावली के पहाड़िया के पश्चिम दिशा में कौन सी नदी निकलती है। और दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अरावली की पहाड़िया किस राज्य में है। तो देखिए दोस्तों, अरावली की पहाड़िया किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। और दोस्तों, पश्चिम दिशा से कौन सी नदी निकलती है, तो लूनी एवं माही नदी जो कि इस पहाड़ी के पश्चिम दिशा से निकलती है। और दोस्तों, पूर्व दिशा से कौन सी नदी निकलती है, तो बनास नदी। देखिए दोस्तों, ये जितने भी सवाल हैं सभी एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अब हम लोग का 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया जो कि भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। और दोस्तों, पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है, तो श्रीलंका है। और दोस्तों, हम लोगों का 8 नंबर सवाल है कि मैकाल पहाड़िया किस राज्य में है। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि मैकाल पहाड़िया किस राज्य में है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। मैकाल पहाड़िया किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। और दोस्तों, हम लोगों का 9 नंबर प्रश्न है कि नारकोंडम कैसी ज्वालामुखी है। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि नारकोंडम कैसी ज्वालामुखी है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सी है, तो नारकोंडम है। और दोस्तों, भारत में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो बैरन जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बैरन ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। और देखिए दोस्तों, हम लोगों का अगला 10 नंबर प्रश्न है कि इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है। तो चलिए दोस्तों, बताइए कि इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा क्विटो जो कि इक्वाडोर की राजधानी है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यह क्लास बिहार पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना पूरा क्लास को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 11 नंबर प्रश्न है कि इटली देश की राजधानी कहाँ है। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि इटली देश की राजधानी, इटली देश की मुद्रा क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लीरा जो कि इटली देश की मुद्रा है। और दोस्तों, इटली की राजधानी कहाँ है, तो रोम है। रोम किसकी राजधानी, कहाँ की राजधानी है, तो इटली की राजधानी कहाँ है, तो रोम है। और दोस्तों, हम लोगों का 12 नंबर प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस समझौते से हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस समझौता से हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा शिमला समझौता जो कि 1914 में हुआ था। उसी के तहत मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। और दोस्तों, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। और दोस्तों, हम लोगों का 13 नंबर प्रश्न है कि तेजोरिया एवं मंदारिया शब्द किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, तेजोरिया एवं मंदारिया शब्द स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार से संबंधित है। तेजोरिया एवं मंदारिया शब्द किससे संबंधित है, तो स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार से संबंधित है। और दोस्तों, अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न है। ये देखिए दोस्तों, ये किन का प्रश्न है, तो इकोनॉमी का प्रश्न है जो आप लोगों की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है कि जब कोई अर्थव्यवस्था पूर्णतः
आत्मनिर्भर बन जाती हैं तथा विदेशी सहायता शून्य हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं। इनका मतलब यह है कि दोस्तों जब कोई अर्थव्यवस्था पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाता है यानी कोई देश अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाता है और किसी विदेशी सहायता उनके लिए कोई आवश्यकता का मायने नहीं रखता है तो इसे क्या कहते हैं। देखिए जो दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो जीरो नेट ऐड कहते हैं। और दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है 15 नंबर, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए दोस्तों एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। और दोस्तों हम लोगों का 16 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की है। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना किसने किया। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चूड़ामन सिंह एवं बदन सिंह। इसका उत्तर क्या हुआ, तो चूड़ामन सिंह एवं बदन सिंह ने स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना की है। और दोस्तों हम लोगों का 17 नंबर सवाल है कि जाटों के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे। तो चलिए दोस्तों जाटों के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो सूरजमल। जाटों के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो सूरजमल थे। और दोस्तों और चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 18 नंबर, तो 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था। तो देखिए दोस्तों इसका नाम क्या है, तो कार्नेलिस हाउटमैन जो कि डच कंपनी की जो भारत आया था कब, तो 1596 में। और दोस्तों भारत में डच कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 1602 ईस्वी में। और दोस्तों हम लोगों का 19 नंबर प्रश्न है कि अनवर ए सदात एवं आईने अकबरी के लेखक कौन है। चलिए दोस्तों बताइए कि अनवर ए सदात एवं आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अबुल फजल जो कि आईने अकबरी एवं अनवर ए सदात के लेखक हैं। और दोस्तों हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है, चराई कर एवं घरी कर किसके द्वारा चलाया गया था। यानी दोस्तों बताना है कि चराई कर एवं धरी कर किसके द्वारा चलाया गया था। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चराई कर एवं घरी कर चलाया गया था। और दोस्तों चराई कर जो क्या किस पर लगाया जाता था, तो दुधारू पशुओं पर। और दोस्तों घरी कर किस पर लगाया जाता था, घर या झोपड़ी पर। और दोस्तों हम लोगों का अब अगला 21 नंबर प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय के विजय के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि पुलकेशिन द्वितीय के विजय के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के विजय के बारे में जानकारी मिलती है। और दोस्तों ऐहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था, तो हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। और दोस्तों इस क्लास का हम लोगों का अंतिम प्रश्न है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अशोक कहाँ का शासक था, तो मगध का। और अशोक मगध का शासक कब बना, तो 269 ईस्वी में। और दोस्तों 261 ईस्वी में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। और दोस्तों चलिए आप लोगों का
पूरा सवाल हो गया। और आप लोग दोस्तों ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग अगले क्लास में आप लोगों से हम मिलते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद।